नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, भारतीय संप्रभु राज्य के 4 अनिवार्य अंगों में से प्रभुसत्ता और निश्चित भूभाग, इन दोनों के ही बारे में हम इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। प्रभुसत्ता का अध्ययन हमने प्रस्तावना के अंतर्गत, जबकि निश्चित भूभाग का अध्ययन भारतीय संविधान के भाग संख्या 1 के तहत हमने कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संप्रभु राज्य के अनिवार्य अंग जनता के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जानेंगे कि जनता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है। साथियों, एक देश के भीतर जो लोग निवास कर रहे होते हैं वे 2 तरह के हो सकते हैं। पहले देश के लोग और दूसरे विदेशी। विदेशी कौन होते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे देश से हमारे देश आते हैं, कुछ समय के लिए निवास करते हैं और पुनः अपने देश लौट जाते हैं। ऐसे लोगों को विदेशी कहा जाता है। वहीं देश के लोग वे हैं जो देश के स्थायी सदस्य होते हैं, देश के प्रति जिनके मन में राष्ट्र भक्ति होती है और देश को होने वाले प्रत्येक प्रकार के लाभ अथवा हानि से उन्हें फर्क पड़ता है। वास्तव में देश के लोगों को राजनीति शास्त्र की भाषा में नागरिक कहा जाता है। नागरिक देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, वहीं जो देश होता है वह राज्य का सदस्य होने के नाते अपने नागरिकों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। भारतीय संप्रभु राज्य अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों के तहत विशेष अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश भारत एक विविधताओं से परिपूर्ण देश है। ऐसे में आप पाएंगे कि पारसी, बौद्ध, जैन, यहां तक कि मुस्लिम धर्म के लोग कुछ एक राज्यों के भीतर बहुत कम संख्या में हैं। कम संख्या में होने के कारण इन लोगों को या इन लोगों के समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। लेकिन भारत या भारतीय संविधान बहुसंख्या अथवा अल्पसंख्या के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, बल्कि भारत में तो जो अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य हैं उन्हें विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। ये विशेषाधिकार मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 29 और 30 में भाषाई और धार्मिक अधिकार आधारों पर प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान में भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के इसी भाग 2 अर्थात नागरिकता का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जब देश आजाद हुआ था तो देश एक बहुत विकट परिस्थितियों से गुजरता है। एक तरफ हम आजाद होते हैं, दूसरी तरफ देश का विभाजन 2 टुकड़ों में हो जाता है, अर्थात भारत 2 टुकड़ों में बंट जाता है, भारत तथा पाकिस्तान। ऐसे में देश के जो संविधान निर्माता थे उनके समक्ष एक बड़ी चुनौती थी कि देश का निश्चित भूभाग क्या हो, उसकी व्याख्या करना। इस चुनौती को उन्होंने भाग 1 के अंतर्गत पार कर लिया। अर्थात मेरा कहने का मतलब है, भाग 1 में देश का निश्चित भूभाग क्या होगा इसकी व्याख्या संविधान निर्माताओं ने कर दी। इसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती क्या थी? दूसरी बड़ी चुनौती थी देश का नागरिक कौन होगा, क्योंकि उस समय बहुत विकट परिस्थितियों से देश गुजर रहा था। बहुत सारे लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान छोड़कर बहुत सारे लोग भारत आ रहे थे और भारत में बहुत सारे लोग ऐसे भी रह रहे थे जो कि विदेशी मूल के थे, लेकिन लंबे समय से भारत में निवास कर रहे थे। ऐसे में कौन देश का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा, यह निर्धारित करना एक
बड़ी चुनौती था। संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल नंबर 5 के अंतर्गत यह व्यवस्था की है कि जब से संविधान लागू होता है, लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को, तब से 3 तरह से लोगों को नागरिकता के अधिकार प्रदान किए गए। नंबर 1, कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी या उससे पहले भारत में हुआ है, तो ऐसे लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। नंबर 2, स्थितियां थोड़ी उल्टी भी हो सकती हैं। मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक विदेश में निवास कर रहा है, बेशक किसी भी कारण से, वहां पर अगर उसके कोई संतान पैदा हो जाती है, तो उस संतान को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। आसान भाषा में, विदेश में रह रहे भारतीय माता पिता से अगर कोई संतान पैदा होती है, वह भी भारतीय नागरिक कहलाएगी। इसके बाद तीसरी जो क्लॉज है वो क्या कहती है? वो कहती है कि देश के भीतर अगर कोई विदेशी मूल का व्यक्ति भी 5 या 5 से अधिक सालों से निवास कर रहा है संविधान के लागू होने से पहले से, तो उस व्यक्ति को भी देश का नागरिक माना जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करने की व्याख्या करता है। अनुच्छेद संख्या 6 का खंड क कहता है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म अविभाजित भारत में हुआ है या फिर उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी में से कोई अविभाजित भारत का हिस्सा रहे हैं, अर्थात नागरिक रहे हैं, तो वे लोग भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। आसान भाषा में कहूं तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि विभाजन के बाद एक तरफ पाकिस्तान था, एक तरफ भारत। अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति भारत आता है और वो अविभाजित भारत अर्थात 15 अगस्त 1947 से पहले जब विभाजन नहीं हुआ था उसका नागरिक था, तो वह भी भारत आकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उन्हें 2 प्रकार से नागरिकता प्रदान की गई थी। एक वे लोग थे जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे। इन लोगों को तुरंत नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। लेकिन 19 जुलाई 1948 को भारत सरकार एक परमिट सिस्टम शुरू करती है। यह परमिट सिस्टम क्या था? परमिट सिस्टम के तहत अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो उसे परमिट बनवाना होगा। उस परमिट के माध्यम से ही वो भारत आ पाएगा। और जो भी लोग परमिट के माध्यम से भारत आए थे 19 जुलाई 1948 के बाद, उन तमाम लोगों के लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि ऐसे लोगों को 6 महीने के भारत में स्थायी निवास के बाद रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारतीय नागरिक बना दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7 की। आर्टिकल नंबर 7 जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं उनकी नागरिकता के संबंध में बात करता है। आर्टिकल नंबर 7 कहता है कि कोई नागरिक अगर 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाता है और वहां स्थायी वासी हो जाता है, तो ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से पुनः लौट आता है तो उस व्यक्ति को भारत में 6 महीने के स्थायी वास के बाद पुनः भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आर्टिकल नंबर 6 के खंड ख के तहत प्रदान कर दी जाएगी। आसान भाषा में फिर से रिपीट करता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया है इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान उसके लिए बेहतर देश होगा, लेकिन पाकिस्तान में रहने के बाद उसे वहां का परिवेश पसंद नहीं आता है, इसलिए वो पुनः भारत लौटना चाहता है और लौटकर आ जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आर्टिकल नंबर 7 के तहत कहा गया है कि वे लोग आर्टिकल नंबर 6 के खंड ख के तहत 6 महीने का भारत में पुनः स्थायी निवास करें और रजिस्ट्रेशन करके पुनः भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है आर्टिकल नंबर 8 की।
दोस्तों, बहुत सारे भारतीय नागरिक ऐसे हैं जो विदेशों में निवास करते हैं। विदेशों में वो कोई व्यवसाय करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या किसी अन्य उद्देश्य से विदेशों में रह रहे हैं, तो उन लोगों को नागरिकता से संबंधित क्या अधिकार होंगे या उनकी नागरिकता के विषय में जो भी व्याख्या है वो हमें अनुच्छेद नंबर 8 में मिलती है। दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 9 बहुत ही आसान है। अनुच्छेद संख्या 9 सिर्फ ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो ऐसे लोगों की नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 10 कहता है कि जिन लोगों को अनुच्छेद संख्या 5, 6 अथवा 8 के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त हुई है, इन लोगों से इनकी नागरिकता को नहीं छीना जाएगा। लेकिन हाँ, संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून का अगर ये उल्लंघन करते हैं तो इनकी नागरिकता को छीना जा सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 11 संसद को नागरिकता से संबंधित विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। दरअसल जब देश का संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस समय की नागरिकता का निर्धारण किया था। लेकिन भविष्य में जिस भी तरह की परिस्थितियां होती, उन परिस्थितियों के मुताबिक संसद को नागरिकता का निर्धारण करने या उससे संबंधित कानूनों का निर्माण करने की छूट और अधिकार प्रदान किए हैं। दोस्तों, इसी आर्टिकल के तहत फिर भारतीय संसद 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाती है। इस नागरिकता अधिनियम के तहत 5 विधियां हैं जिनके तहत किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल हो सकती है। ये 5 विधियां हैं। नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 वंश के आधार पर, नंबर 3 पंजीकरण के माध्यम से, नंबर 4 देशीकरण द्वारा, या फिर किसी भूभाग को अगर भारत अर्जित कर लेता है। कहने का मतलब है कोई विदेशी भूभाग जिसे भारत अपने क्षेत्र में मिला लेता है, जैसे गोवा, पौंडीचेरी, दमन दीव या फिर सिक्किम को भारत में मिलाया गया था, तो उन भूभागों में निवास कर रही जनता को भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 ही 3 तरीके से किसी व्यक्ति की नागरिकता की समाप्ति की बात कहता है। नंबर 1 त्याग द्वारा, नंबर 2 बर्खास्तगी द्वारा, नंबर 3 वंचित करने द्वारा। दोस्तों, ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है या इसके बाद नागरिकता अधिनियम से संबंधित जो भी संशोधन हुए हैं, इनके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो बना दूंगा। आज की इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों 5 से लेकर 11 तक का अध्ययन किया और नागरिकता के विषय में जानकारी हासिल की। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। नंबर 1, भारत में इकहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? और नंबर 2, नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वह संविधान के द्वारा किसे सौंपा गया है? वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।